हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग एक करंट अफेयर की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। रोज एक नया करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन हो रहा है जो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। क्या कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी हम लोग देख रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो लिक्विड नैनो यूरिया से संबंधित है। तो लिक्विड नैनो यूरिया का जो करंट है वो 2021 से शुरू हो गया था। आखिरकार लिक्विड नैनो यूरिया क्या है, इसका क्या काम है, किस तरह से फ़ायदेमंद है, भारत में कहाँ बनाई जा रही है, भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, कौन सा लिमिटेड इस पर काम कर रहा है, वर्तमान में क्या करंट है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डेटा होंगे और मेंस के लिए अलग अलग डेटा होंगे। तो मेंस के लिए तो पूरी की पूरी स्लाइड और डेटा पूरा रखा हुआ है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को नोट डाउन करना है। करंट्स के लिए कितना है वो अलग से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में। तो अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने पहली बार लिक्विड नैनो यूरिया जो इफ्को के द्वारा बनाई गई, एक कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसके द्वारा बनाई गई थी 2021 में। यह विश्व की पहले नैनो यूरिया है जिसे लिक्विड फॉर्म में बनाया गया। यानी कि यूरिया जो आप लोग अभी तक देखते थे दानों के रूप में आती थी, केमिकल फर्टिलाइजर होता था, वो अभी किस रूप में आने लगा है, लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। तो पहली बार भारत में ही इसको बनाया गया है। ये लिक्विड फॉर्म का मतलब हो गया एक तरल फॉर्म में है, जिसको पानी में मिला करके आप यूरिया के तरह यानी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और इसका यूरिया की तरह यूज होता है। तो लिक्विड नैनो यूरिया हमारे यहाँ 2021 में बनाई गई थी। 2021 में जब बनाई गई तो गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दिया और इसको 2023 में हमारे यहाँ शुरुआत की गई कृषि के लिए या फिर किसानों के उपयोग के लिए, जिसके लिए एक प्लांट लगाया गया। और धीमे धीमे इसका जब विकास हुआ, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई और लोगों ने इसको अपनाया, इससे अच्छे लाभ मिलने शुरू हुए। तो विश्व में अन्य देशों में भी मांग होने लगी। जब विश्व में अन्य देशों में मांग होने लगी तो कुछ देश इसकी मांग करने लगे कि हमारे यहाँ भी प्लांट लगना चाहिए या फिर भारत बाहर, विश्व के बाहर भी ऐसे प्लांट्स लगाए। तो पहली बार भारत ने लिक्विड नैनो यूरिया से संबंध में ब्राजील में अपना भारत के बाहर प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। कहां पर? ब्राजील में। तो उसी के विषय में आज हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक बहुत ही साफ है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जैसे कि आप देखते हैं, डॉक्टर यूएस अवस्थी जी हैं, यूएस अवस्थी जी ने मीटिंग की है और इसमें बताया है कि इंडिया एंड नैनोफोर्ड ब्राजील फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इन ब्राजील, यहाँ पर एग्रीमेंट्स हुए हैं और एग्रीमेंट्स के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। देखो, इफ्को टू सेट अप द फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राजील, ये करंट में भी अभी हाल में ही डेटा आया हुआ है, ये 22 जून का डेटा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट में क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ्को के बारे में। तो देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ भारत देश में इफ्को एक लिमिटेड है, कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जिसका काम होता है कृषि से संबंधित नई नई तकनीकियां इजाद करना, चाहे वो फर्टिलाइजर से संबंधित हो या फिर अन्य चीजों से, बीजों से भी संबंधित हो। तो इफ्को फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एक लिमिटेड है, कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ने पहली बार विदेश में उर्वरक फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है और यह विदेश में कहां पर है? ब्राजील में लगाने की घोषणा की है। यह भारत का एक ऐसा कदम है जो अपने आप में भारत को आत्मनिर्भर बनाता है तथा भारत को विदेशों में भी अपनी छवि को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो लिक्विड नैनो यूरिया की जो शुरुआत है 2021 में हुई थी, जिसे पहली बार दुनिया का लिक्विड यूरिया बनाया गया था, वो भारत में बनाया गया था। और धीमे धीमे जब इस पर अप्रूवल मिले गवर्नमेंट के, तो 2023 में नैनो डीएपी, लिक्विड नैनो यूरिया का ही एक फॉर्मेट है नैनो डीएपी को, पहली बार जो डायमोनियम फॉस्फेट का उत्पादन भी शुरू किया गया। क्या किया गया? उत्पादन भी शुरू किया गया, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अगर इसके बारे में देखते हैं तो 2024 और 25 का जब हम डेटा देखते हैं इफ्को का, तो इसमें हमने देखा कि लगभग 36.5 मिलियन बोतलों की बिक्री हुई, जिसमें से 26.8 मिलियन नैनो यूरिया प्लस से संबंधित है और 9.7 मिलियन नैनो डीएपी से संबंधित है।
लिक्विड नैनो यूरिया में दो टाइप्स हैं। पहला टाइप कौन सा है, नैनो यूरिया प्लस है, और दूसरा है नैनो डीएपी। इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन आप जरा देखिए कि कितना ज्यादा भारत में इसका तेजी से प्रचार हो रहा है और लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि 2024-25 के डेटा में लगभग 36.5 मिलियन बॉटल्स बेची गई हैं, जो अगर हम देखते हैं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 47% अधिक हैं। ये अपने आप में वाकई सकारात्मक अध्ययन या सकारात्मक सोच और लोगों तक आसानी से इसकी पहुंच को दर्शाता है, और लोग वाकई इससे खुश भी हैं, तभी ऐसा इतना पॉसिबल हो चुका। तो अगर हम देखते हैं, ये है, आप देख सकते हैं इस बॉटल के बारे में नैनो डीएपी लिखा हुआ है, इफ्को के द्वारा बनाया गया है। ये एक बॉटल है, छोटी सी बॉटल होती है 250 ml की, और ये तैयार की जाती है। तो हम देखते हैं 2023 में नैनो डीएपी के बारे में। डायमोनियम फॉस्फेट का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात के कलोल नामक एक शहर में, जो गांधीनगर में पड़ता है, पहली बार इफ्को ने यहां पर पहला अपना प्लांट स्थापित किया था। तो ये भी करंट अफेयर या ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहला लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था। लिक्विड नैनो यूरिया में कौन सा, नैनो डीएपी का प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था, कलोल में, गांधीनगर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा कलोल के अलावा इफ्को ने कंडाला में, गुजरात और पारादीप ओडिशा में भी लिक्विड नैनो यूरिया की इकाइयों को क्या किया है, स्थापित किया है। तो भारत में अन्य जगहों पर भी लिक्विड नैनो यूरिया की इकाइयों को स्थापित किया गया है। धीमे धीमे इनकी इकाइयों को और बढ़ाया जा रहा है, ताकि पूरे भारत देश में हर एक किसान तक इसको आसानी से पहुंचाया जा सके। अगर पहुंचाया जाएगा तो लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा लिक्विड नैनो यूरिया में नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी, दो अलग अलग लिक्विड नैनो यूरिया पढ़ी। अब इनमें अंतर क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैनो यूरिया प्लस। नैनो यूरिया प्लस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है कितनी होती है, केवल 4% नाइट्रोजन होती है, जो पौधों की प्राथमिक पोषण तत्व है। नाइट्रोजन देखिए हम जानते हैं एनपीके जो होता है, हमारे पेड़ पौधों के लिए एनपीके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्लांट्स में और भूमि में, और उसके माध्यम से नाइट्रोजन जाता है, अमीनो एसिड वगैरह जाते हैं, और फिर प्लांट्स की वृद्धि होती है। तो नाइट्रोजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यह नैनो तकनीकी पर आधारित तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक यूरिया का एक विकल्प है। जैसे हम लोग अभी तक क्या करते हैं, यूरिया की एक बड़ी सी बोरी लाते थे 50 किलोग्राम की, और धीमे धीमे उसका छिड़काव करते थे, जैसे हम लोग बीज बोते थे उस दौरान करते थे। तो उसी का एक ये विकल्प के रूप में है। इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये इसका उपयोग पौधे की वृद्धि के लिए और पत्तियों के विकास के लिए। अगर पत्तियों का विकास होगा तो उसमें क्लोरोफिल का भी विकास होगा, या उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका उपयोग यूरिया प्लस का पौधों में वृद्धि के लिए और पत्तियों के विकास के लिए, स्पेशली क्लोरोफिल के विकास के लिए किया जाता है। दूसरा अगर देखते हैं नैनो डीएपी के बारे में, तो नैनो डीएपी कुछ खास है, जिसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस भी इसमें मिलाया गया है। तो दो चीजें हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या मिलाया गया है, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस को भी मिला दिया गया है। फास्फोरस जब मिलता है तो ये दोनों चीजें हमारे लिए अनिवार्य हो जाती हैं, एक में दोनों चीजें पाई गई। और इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैनो डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, ये इसीलिए बोलते हैं इसको। अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या है, ये जड़ों के विकास के लिए, फूलों की वृद्धि के लिए और फलों के उत्पादन के लिए अति अनिवार्य होता है। तो यूरिया प्लस क्या है, डीएपी क्या है, डीएपी का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें आपको पता चल गई। किसमें क्या कितना होता है वो भी आपके लिए, जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है उतना पता चल गया। भैया हम लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, हम लोगों को एक्सपर्ट नहीं बनना है, हम लोगों को जर्नलिस्ट बनना होता है, ठीक है। तो ज्यादा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक होता है। हम लोगों को वो नॉलेज चाहिए होता है, उतना ज्ञान चाहिए होता है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है। अदरवाइज बिना वजह का ज्ञान हमको फिर एनलाइटनमेंट की ओर ले जाएगा। खैर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में, कुछ चीजें और जानते हैं। तो वो पहला क्या है, इसको किसके द्वारा बनाया गया, इफ्को के द्वारा बनाया गया है। पहला विश्व का क्या है, नैनो तकनीकी के माध्यम से बनाया गया। नैनो तकनीकी का मतलब होता है इसके जो कण होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो कितने होंगे, 20 से 50 नैनोमीटर के साइज के होंगे, बहुत छोटे छोटे नैनोमीटर्स के साइज के होंगे, बहुत ही सूक्ष्म होंगे, जो पानी में लिक्विड रूप में पाए जाएंगे। यह क्या करता है, पौधों की स्टोमेटा छिद्रों के माध्यम से, जो पत्तियों में, पेड़ पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से पेड़ के अंदर आसानी से अवशोषित हो जाता है या फिर चला जाता है।
पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। अगर हम देखते हैं तो इसकी बॉटल क्या है, इसकी बॉटल 500 ml की बनती है, यानी आधा लीटर की एक छोटी सी बॉटल आती है, जो अगर हम देखें तो लगभग 45 किलोग्राम की जो यूरिया की बोरी आती थी उसी के बराबर पावरफुल होती है, उतनी ही ज्यादा उर्वरक क्षमता इसमें पाया जाता है, उतनी छोटी सी बॉटल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या किया जाता है, अगर हम देखें तो इसमें 2 से 4 मिलीलीटर है, थोड़ा सी केवल मात्रा हम 1 लीटर पानी में मिला लेते हैं और फिर पौधों की पत्तियों पर ऊपर से स्प्रे करते चले जाते हैं। पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, ना कि जड़ों पर स्प्रे किया जाता है, ना कि पहले से डाला जाता है। जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाएगा तब उसके ऊपर से डाला जाएगा और उसमें पाए जाने वाले स्टोमेटा इसको क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित करके प्लांट की वृद्धि होगी। अगर हम देखते हैं कि ये जो डाला जाता है ये प्लांट का जब सक्रिय विकास हो रहा होता है, सक्रिय विकास को हम तितलिंग और ब्रांचिंग के रूप में भी जानते हैं, यानी कि शुरुआती चरण में जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, पत्तियां निकलने लगती हैं, उस तरह होता है, तभी इसमें छिड़काव किया जाता है 102 बार। लेकिन अगर फसल की अवधि लंबी है, जैसे कि हम दालों की बात करते हैं तो दालों की फसलें थोड़ी लंबी होती हैं, अवधि उनका लंबा होता है, तो उनमें 3 बार छिड़काव किया जाता है। इनके छिड़काव का जो पीरियड होता है वो सुबह या शाम किया जाता है, ताकि जो यूरिया है आसानी से, लिक्विड यूरिया है आसानी से पेड़ के अंदर अवशोषित हो जाए। ठीक है, इसके बारे में कुछ डेटा जानते हैं। डेटा में पहला डेटा क्या है हमारे पास, उत्पादन क्षमता के बारे में बात करते हैं तो इफ्को ने जो कलोल पे गुजरात में गांधीनगर में प्लांट लगाया था वो प्रतिदिन लगभग 1.75 लाख लीटर लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन करता है। अभी आप समझ रहे हैं 1.75 लाख लीटर है, बहुत ज्यादा मात्रा है। इसके बाद अगर इसकी बिक्री की बात करते हैं तो बिक्री में 2025-26 में 36.5 मिलियन बोतलें, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसकी बिक्री हुई थी, जिसमें 26.8 मिलियन बोतलें नैनो यूरिया प्लस की थी और 9.7 मिलियन नैनो डीएपी की, डाई अमोनियम फॉस्फेट की थी। समझ में आ गया। इसके बाद अगर प्रभावशीलता की बात करते हैं तो ऐसा दावा किया है किसने, इफ्को ने ऐसा दावा किया है कि लिक्विड नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की तुलना में 50% कम उपयोग किया जाता है, 50% कम उपयोग किया जाता है और इसका प्रभाव उसकी अपेक्षा भी ज्यादा है। जो पहले हम पारंपरिक यूरिया का प्रयोग करते थे, ऐसा माना जाता था कि वो जड़ों को जला देता है, लेकिन ये जड़ों को जलाता भी नहीं है और पेड़ की वृद्धि के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और कीमत में अगर बात करते हैं तो अगर 500 ml की बोतल को अगर देखते हैं तो 250 से लेकर के 600 रुपए तक में आती है। अलग अलग मैंने प्राइस इसलिए दिखाए क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में टैक्स भी अलग अलग लगेंगे और इसके साथ साथ टैक्स लगने के साथ साथ यूरिया प्लस और डीएपी का अलग अलग रेट होता है। इसके लाभ के बारे में बात करते हैं तो ये टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है। टिकाऊ खेती का मतलब क्या होता है, टिकाऊ खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें हम पानी को, जो प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है उसको कम कर दें, किसी भी तरह से पानी को ज्यादा प्रदूषित ना करें। क्योंकि आप जब यूरिया का छिड़काव करते हो तो यूरिया क्या होती है, पानी के माध्यम से बह जाती है और पानी के माध्यम से बह जाने के बाद जलाशयों में जाती है और वहां पर एल्गल ब्लूम वगैरह को सपोर्ट करती है या फिर बढ़ावा देती है। तो इससे क्या होता है, पोषक तत्व तो अपने आप बहते नहीं है, लीचिंग नहीं होती है और ना ही गैस के रूप में उड़ जाते हैं। तो ना तो बहेंगे और ना ही लीचिंग होगी, ये पत्तियों में पड़े रह जाएंगे। और ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। अगर पर्यावरण के लिए सुरक्षित है तो जलवायु परिवर्तन में भी ये क्या है, सहयोग करता है, या फिर जलवायु परिवर्तन के लिए नकारात्मक नहीं है या फिर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की, तो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर हम देखते हैं कि पारंपरिक जो उर्वरक है वो इसकी अपेक्षा महंगी होती थी। कैसे, अगर हम देखते हैं 500 ml की बोतल को अगर देखते हैं तो नैनो डीएपी 500 किलोग्राम के बराबर होती है और जो अभी की कीमत है वो लगभग 600 रुपए तक है, जबकि यूरिया की कीमत कितनी जाती थी, 1350 रुपए जाती थी। तो पहली बात तो प्रभाव अगर प्राइस में देखें तो बहुत है, लगभग 2 गुना है। अगर हम यूरिया प्लस को लेते हैं तो 250 ml की बोतल 250 या 300 रुपए में पड़ जाएगी। अगर हम डीएपी को लेंगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, दोनों में प्राइस में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं पारंपरिक यूरिया से तो 1350 रुपए बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा कम है। इसके साथ साथ इसको आसानी से हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की जरूरत पड़ती है और आवेदन का मतलब होता है पहले से आपको बताना पड़ता है, क्योंकि उतनी ही बॉटल्स आपको मिल पाएंगी। इसके अलावा इसमें क्या प्रॉफिट है अगर हम देखते हैं तो इसमें जो उत्पादन है अनाज का, फलों का, सब्जियों का उत्पादन है वो पारंपरिक यूरिया की अपेक्षा ज्यादा है। अगर हम देखते हैं कि यह पौधों की वृद्धि करता है, क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है और फोटोसिंथेसिस को भी
इंक्रीज करता है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है। तो इस तरह से क्या होती है, अगर हम देखें तो ये औसतन 8% तक फसल के उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि कर रहा है पारंपरिक यूरिया की तुलना में, अगर हम देखते हैं। और इससे फलों में, फसल में गुणवत्ता आती है, जैसे कि प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व तो ज्यादा से ज्यादा उसमें पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई खास केमिकल उसमें नहीं पाया जाता है। आसानी से इसका परिवहन हो जाता है, क्योंकि छोटी बोतल होती है, ज्यादा से ज्यादा एक बार में आ जाएंगी। और ज्यादा स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं 50 किलो की एक बोरी और 250 ml की एक छोटी सी बोतल, दोनों में कितना बड़ा अंतर होता है। छोटा सा एरिया, आसानी से आ जाएगी। आयात पर निर्भरता कम। अब देखिए होता क्या था कि इसके पहले हम लोग क्या करते थे, पारंपरिक यूरिया को हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों पर से लेते थे। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर पर हम चाइना पर निर्भर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर निर्भर रहे हैं। तो यानी कि निर्भरता कहीं ना कहीं से रही है, चाहे केमिकल की बात हो या फिर ऑर्गेनिक की बात हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे देश में ही, हमारे घर पर ही यूरिया बन रही है और बेहतर यूरिया बन रही है, कम लागत से हमको मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे ज्यादा यूज करेंगे या फिर उसी को केवल यूज करेंगे। उससे हम बाहर से आने वाले सामानों पर कहीं ना कहीं से निर्भरता कम हो जाएगी और आत्मनिर्भरता का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप कभी आत्मनिर्भरता के रूप में निबंध आता है तो एक एग्जाम्पल ये अच्छा सा आप डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ है और भारत में इसका ज्यादा से ज्यादा यूज भी हो रहा है। इसमें कुछ अंतर भी हैं, कुछ खास हम बोल सकते हैं नुकसान या फिर कमियां बोल सकते हैं। वो क्या क्या है? पहली बात तो किसान इसके बारे में अभी भी जागरूक नहीं है। किसानों को लगता है कि शायद ये सही नहीं है और इस वजह से इसकी जागरूकता में कहीं ना कहीं से दिक्कत आ रही है। लोगों को लग रहा है, किसानों को लग रहा है कि अभी ये उतनी प्रभावी नहीं है जितना कि पारंपरिक यूरिया प्रभावी है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो अपने आप में विवाद खड़े करते हैं या फिर कहीं ना कहीं से इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसा लोगों को लग रहा है, इफको ने नहीं बोला, ऐसा लोगों को अपने आप लग रहा है। तो एक बार क्या होता है, जब निगेटिव विचारधारा लोगों के दिमाग में आ जाती है, किसी चीज को लेकर के लोग नकारात्मक सोचने लगते हैं, तो उसके प्रयोग के बारे में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात करते हैं इसमें मिट्टी की निर्भरता। तो इसमें हम देखते हैं कि डीएपी पूरी तरह से बेसल खाद के रूप में प्रतिस्थापित नहीं है, यानी कि कहीं कहीं कुछ मिट्टियों पर ऐसा माना जाता है कि डीएपी जो है, लिक्विड नैनो यूरिया डीएपी, वो हर प्रकार की मिट्टी के लिए सही नहीं है। मिट्टी की पहले जांच करनी चाहिए, तब जाकर के हम उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो नैनो उर्वरक क्या होता है, तो नैनो उर्वरक वो होते हैं जो 100 नैनोमीटर से भी कम के छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं और आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं। इफको ने कब नैनो उर्वरक लॉन्च किया था, तो लिक्विड नैनो यूरिया 2021 में लॉन्च किया था और नैनो डीएपी 2023 में लॉन्च किया था। दूसरा क्वेश्चन, इफको ने नवीनतम वैश्विक पहल क्या है, तो इफको ने अभी हाल में ही ब्राजील में पहली अपनी लिक्विड नैनो यूरिया फैक्ट्री लगाई है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में क्या अंतर है, तो नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन होता है जो पत्तियों में छिड़काव किया जाता है, और नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है जो मिट्टी और पत्तियों दोनों के लिए अनिवार्य होता है। तभी मैंने आपको बताया डीएपी अभी क्या है। डीएपी जब अगर हम देखते हैं तो मिट्टी में भी क्या नाम से मिट्टी की जांच करनी होती है, तभी वो प्रभावी होता है। नैनो उर्वरक का के मुख्य लाभ क्या है, तो टिकाऊ खेती होती है, कम लागत आती है, उच्च उत्पादक होता है, कि आसानी से परिवहन हो जाता है और आयात कम होने लगता है। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखते हैं तो नैनो यूरिया की कीमत क्या है, तो कीमत के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं कि कीमत क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 250 रुपए में ही पड़ जाएगी और ये जो यूरिया की जो बोरी आती है उसकी अपेक्षा सस्ती है। बिक्री का क्वेश्चन आ सकता है, ये करंट से रिलेटेड हो जाएगा। 24-25 में इफको की बिक्री लगभग 36.5 मिलियन बॉटल हुई है, जिसमें 26.8 मिलियन यूरिया की हुई है और 9.7 मिलियन डीएपी की हुई है। ये यूरिया प्लस है, ये डीएपी है, डायमोनियम फॉस्फेट है। नैनो यूरिया उत्पादक की प्रभावशीलता में विवाद क्यों है, ऐसा अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि चावल में 13%, गेहूं में 21% कम पैदावार दिखाई पड़ी है, जबकि इफको ये बोलता है कि 8% की वृद्धि भी हुई है, ऐसा मानता है ओवरऑल। नैनो उर्वरक का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है 2 से 4 ml कितना, 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है और सुबह शाम छिड़काव किया जाता है। इसके नुकसान क्या है, जागरूकता कम है और रिजल्ट
रिजल्ट कहीं ना कहीं से सही है नहीं आ रहे हैं। और मिट्टी की जांच मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा, नैनो डीएपी के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, डीएपी के लिए किया जाएगा। और नैनो डीएपी मिट्टी की जांच करने के बाद ही ये इफेक्टिव होगी, किस तरह से, कितना ज्यादा प्रभाव दे रही है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सामने हैं। ये करंट अफेयर है आपका, और इस तरह के करंट अफेयर का सेगमेंट हम लोग रोज लेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। जो इस अगर वो करंट अफेयर पहले कहीं से लिंक रहे हो तो उनके बारे में भी जानकारी मिल जाए। इनका एक शॉर्ट नोट्स आप बना लिया करिए, ताकि आपके लिए ही क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। और थोड़ा सा इनका रिवीजन भी करिए। आप देखिएगा इसका जब एग्जाम होगा तब आपको इसका प्रभाव समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स की वीडियो कितने आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। खैर, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर एक हाइब्रिड मोड का बैच लॉन्च हो रहा है, यूपीएससी और यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, हाइब्रिड मोड का मतलब होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ क्लासेस चलेंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक बार संपर्क करिए हमारे इंस्टीट्यूट में। ऑफलाइन अगर अवेलेबल हो सकते हैं तो भी सही है, ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं तो अलग उसके प्राइस होंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा। आज का करंट अफेयर इतना ही रहेगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।